भारत स्वाभिमान आंदोलन के दूसरे चरण, जिसका लक्ष्य है सत्ता परिवर्तन एवं व्यवस्था परिवर्तन। इस पुनीत कार्य हेतु राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज राष्ट्रवासियों को जगाने के लिए पूरे राष्ट्र का भ्रमण कर रहे हैं। इस अभियान के तहत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी इन दिनों झाबुआ मध्य प्रदेश में हैं। आज प्रातःकालीन योग सत्र के पश्चात स्वामी जी महाराज पहुंचे झाबुआ के समीप ही भाबरा गांव, जिसे आजाद नगर भी कहते हैं। भाबरा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मभूमि है, जहां आजाद ने अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था। जब राष्ट्र नायक भाबरा में आयोजित जनसभा में पहुंचे तो वहां हजारों लोग स्वामी जी के दर्शन एवं उद्बोधन सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। आदिवासी क्षेत्र होने के नाते लोगों ने स्थानीय वस्त्र व साफा बांधकर व तीर कमान भेंट करने के साथ स्वामी जी का स्वागत किया। इस जनसभा में पहुंचने से पूर्व युग पुरोधा उस कुटीर के भी दर्शन करने पहुंचे, जहां अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। स्वामी जी ने वहां स्थित आजाद जी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा उनकी शहादत को प्रणाम करते हुए उनके बलिदान को याद किया। इसके साथ ही स्वामी जी महाराज ने कुटीर में रखी आजाद से जुड़ी स्मृतियों का दर्शन। भाबरा में आयोजित जनसभा में युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने लोगों को योग की दीक्षा के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की भी दीक्षा दी। आज चंद्रशेखर आजाद की इस पुण्य भूमि का दर्शन करके मैं स्वयं को कृतार्थ अनुभव करता हूं। जहां चंद्रशेखर आजाद के पिताश्री सीताराम तिवारी का जन्म हुआ, वो जगह बदर का उन्नाव में पड़ती है, वहां मैं पहले जा चुका हूं। उनके पैतृक घर में भी गया था और तब से उससे बहुत पहले अरसे से मैं भाबरा का नाम सुन रहा था। यहां आकर के जो मैंने देखा है नजारा, मानो वो चंद्रशेखर की एक नहीं अनेकों सहस्रों आत्माएं आप सबके भीतर जन्म लेकर के इस भारत भूमि के उत्कर्ष के लिए मानो प्रकट हो चुकी है। लोग कहते हैं देश सोया हुआ है, इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। मैं सुबह 3 बजे से लेकर के 10 बजे तक देखता हूं कि देश अब जागा हुआ है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां करके मैंने देखा, यहां मैं ऊपर देखता हूं तो लगता है कि यहां की वो बिल्डिंग मजबूत है, नहीं तो कमजोर सी होती तो अब तक ढह जाती। ऊपर से लेकर के दाएं बाएं से लेकर के और पीछे तक जहां तक नजरें डालो वहीं तक आपकी इस उपस्थिति को देख करके ऐसे लगता है कि जैसे देश 1857 की क्रांति में एक साथ खड़ा हुआ था और जिन अंग्रेजों का 70 से ज्यादा देशों में साम्राज्य था उनको उखाड़ फेंका। आज चाहे पापी अत्याचारी अन्यायकारी देश के साथ धोखा और गद्दारी करने वाले चाहे कितने ही मजबूत हो, और 2014 में नए भारत की आधारशिला हम अपने हाथों से रखें। आज आप सब भाइयों के साथ में इन श्रद्धामयी माताओं की पावन उपस्थिति को देखता हूं और यहां पर जो हमारे मुसलमानों में भी जो बोरा मुसलमान हैं उनके भीतर में जो एक बहुत अजीब तरह की देशभक्ति का ज्वार देखता हूं, तो हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक अद्भुत संगम मैं यहां पर भावरा में देख रहा हूं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कह रहा था देश में प्रश्न बहुत गहरे हैं। जिस समय चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां ये आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन दिनों भी चुनौतियां कम नहीं थी। एक तरफ वो अंग्रेज अमेरिका जिनका 70 से ज्यादा देशों में साम्राज्य था और क्रांतिकारियों के साथ खड़े होने की सजा होती थी फांसी, आजीवन कारावास। इसलिए उनके साथ खड़े रहने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। और उस समय भी वो लोग कितने दीवाने थे, कितने जज्बाती थे। और
एक साधारण से घर में आजाद कुटिया का नजारा आप सबने तो अपनी आंखों से देखा है, मैं तो उसमें को चित्र में ही देख पाया हूं। एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ चंद्रशेखर आजाद, जिसके पिता एक बाग में एक माली की नौकरी करते थे, मां एक साधारण गृहिणी, लेकिन ईमानदारी का जज्बा देखिए। आर्थिक हालात इतनी खराब थी घर की कि एक बार मैंने सुना है कि मां जगरानी वो पड़ोस के घर से नमक लेकर के आ गई। जब चंद्रशेखर आजाद के पिता सीताराम तिवारी को पता लगा कि पड़ोस के घर से नमक लेकर के आ गई है, तुरंत वापस भेजा कि हमारे पास जितना है हम उसमें गुजारा कर लेंगे, हमें किसी के दूसरे के घर की उधारी नहीं चाहिए। माने गरीबी हो सकती है लेकिन दिल में कितना स्वाभिमान। मैंने सुना है कि एक बार चंद्रशेखर आजाद उस बाग से कुछ आम तोड़ लाए थे जिसकी रखवाली करते थे चंद्रशेखर के पिता। जब उनको पता लगा तो बुरी तरह से उनको लताड़ा, दंड दिया कि खबरदार आगे से जिंदगी में कभी ऐसी भूल मत करना। कितने ऊंचे असूल थे उन लोगों के। और एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ वो चंद्रशेखर आजाद सारे क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया करता था। भगत सिंह को भी कई बार उन्होंने बचाया और सारे क्रांतिकारियों में सबसे बलवान, सबसे सदाचारी और सबसे ऊंचा संकल्प वाला कोई यदि क्रांतिकारी था तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद था। घर की तरफ कभी देखा ही नहीं, मेरे देश का क्या होगा, मेरे देशवासियों का क्या होगा। आदमी सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी से मोहब्बत करता है, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर के खुद को बचाता है, और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर के देश को बचाने का संकल्प लिया। कितने ऊंचे थे उनके भाव, कितने ऊंचे थे उनके विचार, कितने ऊंचे थे उनके संकल्प, कितने ऊंचे थे उनके जज्बात, और कितने विद्रोह की आग से वो धधक रहे थे। इसको तो आज हम सोचते हैं तो हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने शहादत देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर किस देश को आजादी दिलाई, और कितने विद्रोह की आग से वो धधक रहे थे। इसको तो आज हम सोचते हैं तो हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने शहादत देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर किस देश को आजादी दिलाई। आजादी के 65 वर्ष बाद भी चंद्रशेखर आजाद की वो जन्मभूमि ऐसे ही बदहाली में थी। ये तो मैं यहां पर किसी सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम इतना तो उनके अंदर क्रांतिकारियों के प्रति भाव था कि कम से कम शिवराज सिंह चौहान ने उसको एक स्मारक का रूप तो दे दिया। यह किसी सरकार की या किसी मुख्यमंत्री की प्रशंसा की बात नहीं है। क्या क्रांतिकारी उस सम्मान के हकदार नहीं जो उनको मिलना चाहिए? वो कभी किसी बंधन में नहीं आए, और जज्बा उनका कितना जबरदस्त था। झांसी के एक बड़े पुलिस ऑफिसर की, जबकि उनके ऊपर 27 वारंट थे, झांसी के बड़े पुलिस अधिकारी की गाड़ी चला रहे। इस मामले में उनके साहस का कोई, उनके शौर्य का कोई दूसरा उदाहरण नहीं। ऐसे उस महान क्रांतिकारी की इस धरती पर आप लोग रहते हैं। 32 मिनट तक 80 से ज्यादा पुलिस वालों के साथ यदि कोई अकेला लड़ने का जज्बा रखता है तो चंद्रशेखर आजाद। और उनकी शहादत को सलाम करने के लिए, उनकी बलिदान को, उनकी कुर्बानी को प्रणाम करने के लिए, मेरे लिए, हो सकता है आपके लिए आपकी जन्मभूमि हो, किसी के लिए या उनकी कर्मभूमि हो, किसी के लिए उनके लिए व्यापार का स्थान हो, मेरे लिए तो ये भावरा किसी तीर्थ से कम नहीं है। जितना पवित्र मेरे लिए वाराणसी है, मेरे लिए काशी मथुरा है, मेरे लिए जितने ये धाम पवित्र हैं, मेरे लिए भावरा एक महातीर्थ है। और इसकी मिट्टी पर स्वयं को पाकर, इसकी मिट्टी को अपने माथे से लगा करके मैं अपने आप को कृतार्थ अनुभव करता हूं। भाई बहनों, संकट अभी टले नहीं है। आप सोचो, 1-2 नहीं, 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने बलिदान दे दिए।
कुछ के नाम हमारी जुबान पर हैं। चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खास, राम प्रसाद बिस्मिल। दक्षिण में जब मैं गया तो वहां पर अल्लूरी सीताराम राजू, रानी चेन्नम्मा बाई, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, ये कुछ नाम हमारी जुबान पर हैं। चाहे हम वो वीरांगनाओं के नाम लेते हैं या कुछ वीरों के नाम लेते हैं, लेकिन वो अनगिनत लोग शहीद हो गए। 7 लाख से ज्यादा वीरों की बलिदान और शहादत कुर्बानी की बदौलत ही आजादी है। इस आजादी में हमें मिला क्या? मैं आपसे पूछता हूं, आप यहां पर जितने बैठे हुए इनमें करीब करीब 60-70% युवा भी हैं। कितने ऐसे युवा हैं जिनको कोई परमानेंट रोजगार मिला हुआ है? तो उनकी संख्या मिलेगी मुश्किल से 10 से 20%। जिनको कोई स्थायी रोजगार नहीं मिला हुआ है, ऐसे युवा कितने हैं? जरा हाथ उठाइए, मुझे पता तो लगे। जिनको कोई स्थायी रोजगार नहीं है। माता तुम्हें कौन सी मास्टरनी लगी हुई हो क्या? ये तो वैसे ही घर का काम करते हैं। बोला बाबा बेरोजगार है हम तो। देखो, ये घर का काम एक अलग बात है, लेकिन यदि बेरोजगारी की बात की जाए तो आप में से कम नहीं होंगे तो 50% से ज्यादा युवक बेरोजगार हैं। अपनी मेहनत से कुछ खा कमा रहे, वो अलग प्रश्न है। 50% से इस देश के ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। और किसानों की हालत क्या है? ये तो जवानों की मैंने बात की। किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिलता, लाभकारी मूल्य अलग है। कोई दवा बनाने वाला दवा बनाता है तो 10 रुपए की दवा को कम से कम 30 रुपए में, नहीं तो 100 या 1000 रुपए में बेचता है। आप सिरदर्द की दवा, बुखार की दवा 10 पैसे उसकी कीमत होती है, 10 रुपए में दवा मिलती है। प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट उसका परसेंटेज 2-3 हजार से लेकर के 10,000 गुना प्रॉफिट होता है। यदि ये घड़ी 500 रुपए में तैयार होती है तो 1500 रुपए में या 2000 रुपए में मिलती है बाजार में। एक मोबाइल जो 300 रुपए में तैयार होता है तो 3000 रुपए में मिलता है बाजार में। लेकिन एक किसान जो अपने खेत में गेहूं पैदा करता है, बाजरा, मकई पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, तो उसकी लागत कितनी लगती है? मैं आपको एक छोटा सा हिसाब बताता हूं। बाजार में जो आप पानी की बोतल खरीदते हो, यहां भी गर्मी में किसी ने खरीद के रखी हुई होगी। ये जो पानी की बोतल है, ये कितने रुपए की मिलती है जी? 15 रुपए की। 15 रुपए की बोतल। 1 किलो गेहूं पैदा करने में कितनी बोतल लगती होगी पानी की? हजारों लीटर पानी लगता है 1 किलो गेहूं पैदा करने में और धान पैदा करने में, उससे भी ज्यादा। आप 15 रुपए नहीं, 15 पैसा भी उसकी कीमत मानो पानी जो किसान अपने खेत से निकालता है। भाई इसमें क्या खास बात है? भाई ट्यूबवेल का जो पानी होता है उससे पवित्र कोई पानी नहीं होता। इसलिए गांव वालों कान खोल के इस बात को सुन लो, सबसे ज्यादा पवित्र पानी होता है तो वो कुएं का पानी होता है, ये बोतल वाला पानी नहीं होता। इससे तो कैंसर भी हो सकता है। अब ये बोतल क्योंकि पैसे वाले लोग बेचते हैं, व्यापारी लोग बेचते हैं, इसलिए कितने की बेच रहे हैं? 15 रुपए की। और 15 रुपए हमारे गांव वाले आदमियों का, गाय का, भैंस का दूध नहीं बिकता। वो व्यापारी अलग बात है कि उसको भी 35-30 रुपए में बेचते हैं, लेकिन किसान से कितने में खरीदते हैं? यहाँ गांव वाले, कितने लोग गांव वाले हैं? जरा हाथ उठाना। ये तो गांव वाले ही है। आपका अभिनंदन है, मैं भी गांव वाला हूं, मैंने भी इसलिए हाथ उठाए। किसानों को उनकी फसल का मूल्य कहां मिलता है? वो गेहूं पैदा करते हैं तो गेहूं का लागत मूल्य कम से कम 2000 है, लाभकारी मूल्य अलग बात है। चावल का लागत मूल्य 3 से 5 हजार है। गन्ने का, किसानों की क्या हालत है आज देखो। और हिंदुस्तान के जल जंगल जमीन के हालात क्या है? सारी नदियां नीलाम कर दी गई हैं। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को दे दी गई हैं। कोई इनके ऊपर बांध बना रहा है, कोई वहां पर बिजली के संयंत्र लगा रहा है, कोई वहां पर और दूसरे योजनाएं। सारी नदियां नीलाम कर चुके हैं। जल जंगल 80% से ज्यादा हिंदुस्तान के जंगल काट चुके हैं। जमीन एक एक कंपनी को 10,000 एकड़, 50,000 एकड़, 1 लाख एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव 1 रुपए में लीज पर दी हुई है। और नीचे जमीन में क्या है? उस जमीन में है लोहा, उस जमीन में है सोना, उस जमीन में है कोयला, उस जमीन में है बॉक्साइट, उस जमीन में है थोरियम, उस जमीन के अंदर है पेट्रोल, उस जमीन में है हीरे।
आप सोच नहीं सकते। 20,000 प्रकार की भू संपदाएं हैं हिंदुस्तान की जमीन में। 33 लाख वर्ग किलोमीटर का है हमारा हिंदुस्तान। इसकी मैंने खाली 7 चीजों का मूल्यांकन किया। किसका? कोयला का। कोयला हमारे देश में करीब 3,000 लाख करोड़ रुपए का है। कितने का? अरे जोर से तो बोलो। ये तुम्हारा पैसा है। जैसे तुम्हारी जमीन होती है ना, अपनी पैतृक संपत्ति, दादालाई संपत्ति, ऐसे राष्ट्रीय संपत्ति पर हम सब हिंदुस्तानियों का, हिंदू का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का बराबर का हक है। खाली हिंदुस्तान का एक्चुअल बजट था, जिसको बोलते हैं ना प्लान्ड एक्सपेंडिचर, योजनागत खर्च, वो था खाली 5.5 लाख करोड़ का। कितने का? अब जरा इसे देख लो, 1,000 लाख करोड़ में हिंदुस्तान का कितने साल तक बजट बन सकता है? 200 साल तक बजट बन सकता है। इतना तो लूट चुके बेईमान। यदि ये लूटा हुआ धन वापस मिले तो एक गांव को मिलेगा 200 करोड़ रुपए। कितना? एक गांव वालों जरा सुन लो, ये तुम्हारा पैसा है, तुम्हें वापस लौटाना है, और हम ये लौटाएंगे चाहे इसके लिए कितना ही संघर्ष करना पड़े। ये लौटाएंगे, ये आपको वापस दिलाएंगे और आगे से लौटने नहीं देंगे। एक गांव को मिलेगा कितना? और एक जिले को मिलेगा कम से कम 50-60 हजार करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़। कितना? अब फिर ये 1 लाख करोड़ समझ में नहीं आएगा आपको। 1 लाख करोड़ से कम का बजट होगा पूरे मध्य प्रदेश का। 1 लाख करोड़ के आसपास का होगा, जितना भी होगा। एक मैया बता रही है कि 1 लाख करोड़ के आसपास का है। तो पूरे प्रांत का जितना बजट होता है उतना एक जिले का बजट होगा, एक काला धन वापस आने के बाद। बात समझ में आई कुछ? इतना लूट चुके हैं। और ये बाबा का आरोप नहीं है, जरा सबको बताना ये कितना लूट चुके हैं। कोई 100-200 रुपए लूट ले तो क्या बोलते हैं उसको? चोर, जेब कतरा। और यदि 100-200 रुपए भी कोई चोरी कर ले, जेब काट ले, तो पुलिस वाला क्या करेगा? है चोर कहीं के, है जेब कतरे, डंडे मारेगा और उसको थाने में ले जाएगा। ये तो हो गया 100-200 रुपए लूटने वाले। और जो 1-2 लाख रुपए लूट ले तो क्या कहते हैं? डाकू। और कोई 1-2 करोड़ रुपए लूट ले तो अरे 1-2 करोड़ तो आजकल कलर के घर में मिल जाते हैं। नेताओं के पेट इतने से नहीं भरते हैं। ये तो महा लुटेरे, माफिया, माफिया क्या बोलते हैं इनको? माफिया। कितना कितना लूट के बैठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा। 1955-56 में प्रोफेसर कैल्डोर ने हिसाब लगाया तो बोले जीडीपी का 2 से 4% लूट का पैसा इकट्ठा हो रहा है, बेईमानी का, धोखाधड़ी का, देश के साथ गद्दारी करके बेईमानी का पैसा। अब इस हिंदुस्तान को बचाना है। ये तो पहले जो लूटा, अब होना क्या चाहिए इस हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में जवानों को उनका हक मिलना चाहिए, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। ये आदिवासी वनवासी 1 लाख से ज्यादा गांव का तो नामो निशा मिटा दिया। हम कहने को 6,38,365 गांव कहते हैं, लेकिन करीब 1 लाख गांव को तो खत्म ही कर दिया। उन वनवासियों को, उन आदिवासियों को, उन भीलों को उठा करके फेंक दिया, उनको बेदखल कर दिया, उनकी जमीन से, उनके मूल अधिकारों से उनको वंचित कर दिया। कहां जाएंगे सब? फिर कौन? ये तो यहाँ के वनवासी, यहाँ के भील, यहाँ के आदिवासी बहुत सीधे लोग हैं। या फिर भी वो विद्रोह नहीं है, बगावत नहीं। जो विद्रोह बगावत मैंने उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में देखा है मैंने, जो विद्रोह और बगावत मैंने वो आंध्र प्रदेश में देखा है। क्यों? क्योंकि उनको उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? क्या है हिंदुस्तान में? कहा किसी कुल खानदान, एक पार्टी की जागीर है? ये हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है भारत, और इसको हमें बचाना है। तो भाई बहनों, अपने सामने कई प्रश्न हैं। हम एक अच्छा राष्ट्र बनाएंगे। देखो, ये लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी चीज मिली है, और ये आसानी से नहीं मिली। इसके लिए कितने लोगों का खून बहा है? सुबह सुबह याद किया करो, कितने? 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत हुई है, तब मिली है हमको आजादी। ये आजादी यूं ही नहीं आ गई। एक भजन है, जाने से पहले सुनाएंगे आपको। आजादी आई भी तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में। आज वो सारी गुलामी ज्यों की त्यों बरकरार है। कौन कहता हम आजाद हैं? ये हमारे पुलिस वाले, 18वीं शताब्दी का बना हुआ पुलिस एक्ट, उसके अनुसार यहां पर ये बेचारे काम करते हैं। पुलिस वाले अंग्रेजों के बने हुए सीआरपीसी की धारा, आईपीसी की धारा
सारे कानून अंग्रेजों के बने हुए, उनके आधार पर इस देश में इनको काम करना पड़ता है। क्यों? गुलामी की एक सारी व्यवस्था है। जो एजुकेशन सिस्टम मैकाले बना के गया उसी के अनुसार हमारे अध्यापक हिंदुस्तानी हैं, विद्यालय हिंदुस्तानी हैं, हमने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, लेकिन शिक्षा विदेशी। हॉस्पिटल हमारे, डॉक्टर हमारे, लेकिन दवा विदेशी। पुलिस हमारे, पुलिस वाले हमारे, लेकिन कानून विदेशी। ये क्या है हिंदुस्तान के अंदर? अब सब कुछ बदलना पड़ेगा। काला धन भी लाना है, भ्रष्टाचार को भी मिटाना है, इस भ्रष्ट व्यवस्था को भी ठीक करना है। आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, एक व्यक्ति के पास तो करोड़ों अरबों की दौलत और दूसरा बेचारा दरिद्र, इसकी जिंदगी में 2 वक्त की रोटी ठीक से उसको नसीब नहीं होती। तो इसके लिए हमारे दिलों में एक पीड़ा होनी चाहिए। ये तो बताई देश की बात, थोड़ी देह की भी बात कर लेता हूं। आज आपने मुझे भी जो है यहां की ड्रेस पहना दी, वैसे ड्रेस तो जोरदार है भाई। हाँ, तो इसको तो मैं संभाल के रखूंगा, ये तो काम आएगी। अभी तो गर्मी है ना, तो इन्होंने थोड़ी और गर्माहट दे दी मुझे। तो सुनो, सुबह उठ करके आपको योग की भी साधना करनी है। हा? तो क्या करना है योग की साधना में? देखो, एक तो मैंने कहा कम से कम 400 लाख करोड़, और आप पूरा हिसाब किताब लगाएं सारे एजेंसियों के अनुसार तो 1 से 1,500 लाख करोड़ तो ये तो वापस लाना है। अभी भी 10 लाख करोड़ पर हर साल लूट रहे हैं, उसको भी बचाना है। आगे से भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए एक ठीक व्यवस्था बनानी है। आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी खत्म करके सबके जीवन में खुशहाली लानी है। ये तो हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे। भाई अपनी जिंदगी को भी तो बचाना है ना। वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ठीक करनी है, लेकिन अपने भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में घोटाला हो रखा, अपना भी तो मध्य प्रदेश हिलाना है। ये देखो, 3 चीजों से और खतरा है। एक दवा, दूसरी दारू और तीसरी विदेशी कंपनी। दवा खाने वाले बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही हैं, घर उजड़ रहे हैं, कर्जदार हो रहे हैं। दवा खाने से किसी एक का भी रोग मिटा हो तो मुझे बता दो। दवा खाने से किसी का भी बीपी ठीक हुआ, किसी की शुगर ठीक हुई, 4 घंटे 8 घंटे फायदा होता, फिर दोबारा दवा लेनी पड़ती। किसी का दर्द भी ठीक नहीं हुआ, कोई सिर में दर्द हो या बुखार हो, कोई दवा ऐसी नहीं जिससे कोई मर्ज ठीक होता हो, लेकिन 10 लाख रुपए की दवाई खाई जाती है, करीब 10 लाख रुपए की दारू पी ली जाती है। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां जब बर्बाद होती है, तब एक व्यक्ति के पास में करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है। इसलिए आपका पैसा, गरीब का पैसा, आम आदमी का पैसा, गांव का पैसा गांव में रहना चाहिए। दवा में, दारू में और विदेशी कंपनियां, ये लक्स, ये लाइबॉय, ये कोको कोला, ये पेप्सी, ये जॉनसन एंड जॉनसन, ये कोई इस हिंदुस्तान में कोई धर्म का काम करते हैं क्या? कोको कोला पेप्सी वालों ने, लक्स लाइबॉय वालों ने, फेयर एंड लवली वालों ने कोई हिंदुस्तान में धर्मशाला गौशाला बनाई है क्या? लूट रहे हैं सब। देश का पैसा कह रहना चाहिए, बोलो देश में रहना चाहिए। तो आज ये भी संकल्प लेके जाना, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। सुनो, चलो अब अपने को आज एक तो एक संकल्प ये लेके जाना है, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल और विदेशी कंपनियों से 10 गुना सस्ते, 1000 गुना अच्छे जब स्वदेशी उत्पाद मिलते हैं आपके यहाँ, तो और बहुत सी देशी कंपनियां होंगी जिनका उत्पाद मिलता होगा। पतंजलि के भी तो शायद मिलने शुरू हो गए होंगे, यहाँ मिलते हैं कि नहीं? शुरू हो गया होगा, केंद्र नहीं होगा तो और बढ़िया करवा देंगे। सुनो, स्वदेशी अपनाओ। दूसरी बात, कल से सुबह मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मातृभूमि के कण कण से जो गूंज रहा, मातृभूमि के कण कण से जो गूंज रहा, वंदे मातरम का वही सिंहनाद हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। माँ जगरानी सीताराम पिता का नाम था, माँ जगरानी सीताराम पिता का नाम था।
जन्म तीर्थ जो गाँव उसका भावरा नाम था। सुंदर वन स्थली यहाँ की क्रीड़ा धाम था। चंद्रशेखर हाँ यही बचपन का नाम था। आज भी इस माटी में जो सुवासित है, जिसकी गंध से राष्ट्र का युवा पुलकित है, उसी वीरता की गंध का आगाज हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। क्रांति दल की मजबूती को फिर घूमा हर गांव। भारत माँ की माटी से था मुझको बड़ा लगा, लेकिन गद्दारों ने पीठ में छुरा सदा है भोंका। ऐसा एक गद्दार हमें भी दे गया था धोखा, दे गया था धोखा, दे गया था धोखा। फिरंगियों के साथ में एक अनुज जा मिला, ना जाने इसके बदले में उसे क्या मिला। चारों ओर फिरंगी सैकड़ों की तादाद में थे, सब आजाद की मृत्यु हो बस इसकी ताक में थे, इसकी ताक में थे, इसकी ताक में थे। घिर करके दुश्मनों से जो ना क्षणिक डरा, बम पुल बुखारा लेकर भीषण युद्ध करा। एक शीशों की दड़ों की सेना पर था भारी, 100 तिनकों पर भारी थी एक वो चिंगारी, एक वो चिंगारी, एक वो चिंगारी। अंतिम गोली पर भारत माँ को प्रणाम किया, अपनी कनपटी पर रिवाल्वर का रुख किया।